नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट नॉलेज एंड शेयर के एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 6.2 का जो प्रश्न संख्या 5 है और प्रश्न संख्या 6 आज हम लोग वो हल करेंगे आज की इस वीडियो में। और उसमें से भी जो प्रश्न संख्या 6वां वाला है वो बहुत ही खास प्रश्न है। जी हाँ, क्योंकि उस प्रश्न में हम लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स का उस सवाल को हल करने के लिए। उस सवाल को हल करने के लिए जो आपने क्लास 8 में जो प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा है, लाइट वाला जो चैप्टर पढ़ा है ना, उसके कुछ बेसिक्स यूज़ आएंगे। ठीक है, तो हम लोग उन बेसिक्स का यूज़ करेंगे उस सवाल को हल करने के लिए। तो मैं पहले आपको उन बेसिक्स को बताऊंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है क्लास 8 में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा क्या क्या यूज़ आएगा। हम लोग पहले उतना फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने उस क्वेश्चन को। तो चलिए फटाफट से पहले हम लोग 5वां जो सवाल है उसे शुरू करते हैं। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, ए बी और सी डी पैरेलल है भाई साहब। अब देखिए कि कोई भी दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। ये रेखा ऐसे एकांतर अंतःकोण बनेगा, वहाँ पे संगत कोण बनेगा, वहाँ पे क्रमागत अंतःकोण बनेंगे। तो ये सब उठना चाहिए मन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कह रहा है कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश, ए पी क्यू बराबर 50 अंश दे रखा है। कोण पी आर डी बराबर में 27 अंश दे रखा है। एक्स और वाई ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सच बता रहे हैं हम। ठीक है, कैसे देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल है। अब अगर आप ध्यान से देखें फिगर में, तो ए बी और सी डी को दो रेखा काट रही है। कौन कौन सी? एक तो पी क्यू काट रही है, एक पी आर काट रही है। एक पी क्यू काट रही है, एक पी आर काट रही है। ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा इस सवाल में कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर पी क्यू उन्हें काट रही है तो 50 अंश वाला ये जो कोण है और ये एक्स दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? एकांतर अंतः कोण से। ध्यान से देखिए, मैं आपको फील करवाता हूँ। आप कहेंगे ऐसे, देखिए ये मान लीजिए ए बी है, ये मान लीजिए सी डी है, ये पी क्यू जो है यहाँ पे काट रही है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा। वही तो एंगल्स हैं, तो बस वही तो मैं कह रहा हूँ। ये वाला एंगल 50 अंश है, ये एक्स है, एक्स का मान 50 अंश आ गया। सिंपल, इतने सिंपल तरीके से आ गया। अब मैं क्या बताऊँ आपको यार, सेम इसी प्रकार। अब आप पी आर लीजिए। अब एक काम करिए, अब इसे भूल जाइए बेचारे को, अब इस पर ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, पी आर काट रही है तो ये वाला एंगल इस पूरे वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब कि ये वाला एंगल 127 अंश है, ये वाला एंगल कितना है? ये पूरा पूरा मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इस लाइन के साथ बन रहा है ना, जो पैरेलल लाइन है। तो ये वाला एंगल यहाँ पे वाई केवल नहीं होगा, ये वाई के बराबर नहीं होगा, ये 50 अंश प्लस वाई के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ना, जो एंगल बराबर है वो इस रेखा के साथ लगा हुआ है। तो वाई कहाँ लगा हुआ है? ये पूरा एंगल लगा हुआ है। तो 50 अंश और वाई जो है ये मिलकर इसके बराबर होंगे। तो आप वहाँ से इधर करके निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग पहले लिखेंगे हल। हल में हम लोग पहले क्या दिया है कि भैया ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है तथा कोण ए पी डी बराबर में 50 अंश है और कोण पी आर डी बराबर में 127 अंश है। ठीक है, हमें क्या याद करना है? हमें एक्स और वाई जो है वो हमें क्वेश्चन मार्क में दे रखा है। अब हम लोग पहले मैंने क्या बताया आपको, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन लेनी है, पी क्यू लेनी है तिर्यक रेखा। वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी तथा तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है? पी क्यू काट रही है। पी क्यू उन्हें काटती है। अब अगर काट रही है तो यहाँ पे जो एकांतर अंतःकोण होगा वो होगा बराबर, यानी कि ये वाला एंगल कोण ए पी सी। तो यहाँ पे इसलिए कोण ए पी सी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। कोण पी क्यू आर के बराबर क्यों बराबर होगा? यहाँ पे आप कारण लिखेंगे एकांतर अंतः
कोण, ठीक है। एकांतर अंतःकोण से ये दोनों बराबर हो गए। कौन कौन से? ए पी सी नहीं, सॉरी ए पी क्यू, ठीक है। ए पी क्यू और पी क्यू आर, ठीक है। ए पी क्यू और पी क्यू आर क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब ए पी क्यू का मान 50 अंश दे रखा है भैया, और ये कोण पी क्यू आर ये कितना है? कोण पी क्यू आर तो एक्स है, और हमें एक्स ही तो निकालना है, तो यहाँ से एक्स बराबर में आ गया है आपका 50 अंश, ठीक है। एक हमें चीज़ में एक आंसर हमें मिल गया अपना। हाँ, अब हमें वाई का करना है, तो वाई के लिए हम उस लाइन पे लगाएंगे क्या? एकांतर अंतःकोण का सूत्र। तो अब यहाँ पे हमने कौन कौन सी ली है? यहाँ पे देखेंगे, चूंकि रेखाएं समांतर वही हैं, मतलब कि ए बी और सी डी ही पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, तथा इस बार जो हम तिर्यक रेखा लेंगे, तिर्यक रेखा पी आर उन्हें काटती है। अभी पी आर अगर उन्हें काट रही है तो इस बार क्या होगा? इस बार कोण ए पी आर, पूरा का पूरा कोण ए पी आर, इसलिए कोण ए पी आर जो है वो बराबर होगा कोण पी आर डी के। कोण पी आर डी के क्यों बराबर होगा? एकांतर अंतः कोण, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, पी आर उन्हें काट रही है, तो कोण ए पी आर पी आर डी के बराबर होगा, ठीक है। अब ए पी आर का मान कितना है? ए पी आर दो कोण से मिलकर बना है, 50 अंश से और वाई से, तो यहाँ पे ए पी आर का मान हो जाएगा 50 अंश प्लस में वाई बराबर में पी आर डी का मान 127 अंश में दे रखा है। अब y का मान हमें निकालना है, y को इस तरफ रखिए, 50 अंश को उस साइड ले जाइए, और हमारे पास इसका आंसर आ गया बहुत ही सिंपल वे में। कितना आ गया है? प्यारा सा 77 अंश। यहाँ पे x का मान हमें मिला, और फिर यहाँ से y कितना आ गया हमारे पास? 77 अंश, ठीक है। तो हमें यही दोनों एंगल्स चाहिए थे, हमें दोनों एंगल्स मिल गए, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक्स और वाई के मान मिल गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही खास सवाल की ओर। मैंने आपके सामने खाली बोर्ड लाया, आप कहेंगे सवाल क्यों नहीं लिखा? तो उस सवाल को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कुछ जानते हैं फिजिक्स के बारे में। ये तो मैथ की क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आज, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग फिजिक्स मतलब कि जो जो यूज़ आएगा उस सवाल में, जितना फिजिक्स हम लोग उतना जान लेते हैं पहले एक बार। तो आपको मैं लाइट वाले चैप्टर से संबंधित एक मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूज़ आएगा। तो आपने पढ़ा होगा लाइट वाले चैप्टर में कि ये कोई दर्पण होता है, ठीक है। कोई दर्पण कैसे दिखाया जाता है? मतलब कोई भी मिरर है तो उसे कैसे दिखाया जाता है? उसे इस प्रकार दिखाया जाता है, किसी भी मिरर को इस प्रकार से दिखाया जाता है, ठीक है। किसी भी मिरर को मतलब कि कोई भी दर्पण है, ठीक है, कोई भी दर्पण है उसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, हाँ क्लास 8 में सॉरी। अब अगर कोई भी किरण, कोई भी प्रकाश की किरण जो है इसके ऊपर आती है, गिरती है, हाँ इस प्रकार से गिरेगी और वापस वो इसी दिशा में इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए वो इस दिशा में इस प्रकार से आ रही है और फिर इस दिशा में ऐसे जा रही है। अब तो यहाँ पे ये जो किरण होता है इसे हम लोग कहते हैं, या फिर छोड़िए हम लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है, आपतन बिंदु। हाँ, और इसको मैं बता दूँ, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं इस किरण को, और इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। जो किरण दर्पण पे आके गिरती है, ठीक है, जो किरण आके दर्पण पे गिरती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे गिरती है, दर्पण के जिस बिंदु पे गिरती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और फिर जब किरण वापस जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि वो परावर्तित हो गई, ठीक है, तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अब तन बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाते हुए, किसके साथ? दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए हम एक लंब डालें, यानी कि आप देखिए यहाँ मैं एक लंब डालता हूँ,
ये जो लंब है, इस बिंदु पे यहाँ पे 90 अंश का ये कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो लंब डाला है इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं, इस थोड़ा सा मिट गया, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित कोण। क्या कहते हैं? इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित या परावर्तन कोण, ठीक है। उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये जो एंगल है, इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। अगर आपको सब नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें ये यूज़ नहीं आएगा सवाल में ये यूज़ नहीं आएगा, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ये आपको जानना चाहिए। और इसे हम लोग दर्शाते हैं एंगल आर से, रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे हम लोग दर्शाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई, एंगल आई, ठीक है, इसे हम लोग दर्शाते हैं। तो ये कौन सा एंगल है? ये आपका है एंगल आई, ये है आपका एंगल आर। अब यहाँ पे एक नियम होता है रिफ्लेक्शन का, आपने पढ़ा होगा कि जो आपतित कोण होता है और जो परावर्तित कोण होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर के। बस यही चीज़ हमारे काम आने वाली है सवाल में। ये सब मैंने आपको जो बताया वो मैंने आपको ये बताने के लिए बताया था, ठीक है, कि ये बराबर होते हैं आपस में। अब इसके लिए आपको अभिलंब जानना पड़ेगा, आपतित किरण जानना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था। लेकिन जो चीज़ काम आएगी वो यही आएगी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं चलता हूँ सीधे सवाल पे। तो इस प्रश्न में हमें कह रहा है कि आकृति में ये जो आकृति हम दे रखी है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, यानी कि ये पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं, ठीक, वैसे रखे गए हैं कि आपस में पैरेलल हैं। अब कह रहा है कि एक आपतन किरण, यानी कि जो किरण दर्पण की ओर जा रही है, तो ए बी पी क्यू दर्पण की ओर जा रही है, तो ये आपतन किरण है। ये पी क्यू से बी पे टकराती है, यानी बी क्या है? आपतन बिंदु है, ठीक है, बी आपतन बिंदु है, मैंने आपको बताया था पीछे। और परावर्तित किरण, यानी कि जो यहाँ पे टकराने पर जो परावर्तित हो, यानी कि जो बी सी है, बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पे टकराती है, इस दर्पण से सी पे टकरा रही है, तो इस दर्पण के लिए सी। अब देखिए इस दर्पण के लिए ये जो किरण है ये आपतन किरण है, इस दर्पण के लिए परावर्तित किरण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से परावर्तित हुई, इस पे ये आ रही है, ठीक है, और पुनः सी डी के अंदर से फिर परावर्तित हो गई। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें बस ये दे रखा है कि पी क्यू और आर एस आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले अभिलंब बनाते हैं, क्योंकि बिना अभिलंब का ये सवाल हल नहीं हो, तो हम लोग अभिलंब पहले बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये अभिलंब एक बनाया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से एक और अभिलंब बनाया, हाँ, मैंने यहाँ पे दो अभिलंब बना लिए हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको ए बी और सी डी को पैरेलल सिद्ध करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो किन्हीं भी रेखाओं को पैरेलल सिद्ध करने की मैंने आपको बताया था कौन कौन सी विधियाँ हैं। या तो आप एकांतर कोण बराबर कर दें, या आप संगत कोण बराबर कर दें, या आप क्रमागत अंतर कोणों का योगफल 180 अंश कर दें। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये बी सी उन्हें काट रही है, तो अगर आपने ये वाला एंगल, ये ए बी सी और बी सी डी के बराबर सिद्ध कर दिया, तो आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, ए बी और सी डी को हमें पैरेलल सिद्ध करना है। ए बी ये है, सी डी ये है, बी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बी से एक रेखा सी तक मिल रही है। अगर आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर सिद्ध कर दें, यही तुम्हें सिद्ध करना है ना। तो अगर आप ए बी सी और बी सी डी को किसी प्रकार से बराबर सिद्ध कर दें तो ये ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएंगे। अब अभिलंब खींचने के बाद हम एक काम करते हैं, हम कोणों को मान लेते हैं, जो सभी आपतन कोण परावर्तन कोण है। तो हम इस कोण को 1 मान रहे हैं, इसे हम लोग कोण 2 मान रहे हैं, इसे कोण 3 माना और इसे कोण 4 माना, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए,
अब हम लोग सवाल पहले शुरू करते हैं एक बार। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ठीक है। हमें एक चीज़ ये दे रखी है। और अब यहाँ पे लिखिए कि चूंकि आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हाँ ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो इस दर्पण के लिए यहाँ पे ये जो परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल आपस में बराबर है, यानी कि इसलिए क्या, इसलिए कोण एक बराबर में कोण दो, तथा अगर यहाँ देखेंगे तो कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होगी। इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर 2 मानिए, क्योंकि बाद में इसका यूज आएगा, ठीक है। आपने आपतन कोण और परावर्तन कोण से ये बात सिद्ध कर ली। अब अगर आप कोण 2 और कोण 3 को बराबर सिद्ध कर दें, मतलब समझ रहे हैं ना, कोण 2 और कोण 3 को बराबर सिद्ध कर दें कैसे भी करके, तो ये सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो इनका योगफल बराबर होगा। आप समझाता हूँ मैं एक बार, चलिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अगर मैं मान लीजिए मैं इस पॉइंट को M मानता हूँ, ये जो काट रहा है यहाँ पे अभिलंब ये वाला N मानता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BM और CN आपस में पैरेलल होंगे, क्यों? क्योंकि ये अभिलंब है तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पे भी, 90 अंश का कोण यहाँ पे भी। अगर इनका क्रमागत अंतर कोण आपस में चूंकि बराबर 90 अंश 90 180 अंश हो रहा है, क्रमागत अंतर कोणों का योगफल 180 अंश है, इसलिए BM और NC आपस में पैरेलल होंगे। तो आप लिख दीजिए कि चूंकि कोण BMC प्लस में कोण NCM बराबर में 90 प्लस 90 बराबर में 180 अंश, ठीक है। इसलिए क्या 180 अंश ये दोनों बराबर हैं, इसलिए BM और NC, BM पैरेलल टू NC होगा। क्यों? क्रमागत अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो गया। और यही तो हमें सिद्ध करना होता है ना, कि सिद्ध करने के लिए यही यूज होता है, क्रमागत अंतःकोणों का भी योगफल अगर 180 अंश सिद्ध कर दे रहे हैं तो क्रमागत अंतःकोण से BM और NC आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो BC उन्हें काट रहे 2 और 3 एकांतर अंतःकोण से बराबर होंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BM पैरेलल टू NC तथा कौन सी काट रही है रेखा, BC उन्हें काट देता, BC उन्हें काटती है। अगर BC उन्हें काट रही है तो ध्यान से देखिए, अब जो कोण 2 होगा वो कोण 3 के बराबर होगा। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 2 कोण 3 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, मतलब समझ रहे, सब आपस में बराबर हो गए हैं। आप देखिए कोण 2 कोण 3 के बराबर है, इसलिए कोण 1 कोण 3 के बराबर हो गया। कोण 3 जो है यहाँ पे कोण 2 के बराबर है, इसलिए अब कोण जो 3 है कोण 4 है कोण 2 के बराबर होगा। यानी कि अगर आप कहें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या, कोण 1 बराबर में कोण 2 बराबर में कोण 3, ठीक है, और बराबर में कोण 4, इसी हम लोग समीकरण नंबर 4 मानते हैं। हाँ, अब हम लोग उसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो आपको 1 और 2 को आपस में बराबर सिद्ध करना है ना, कैसे भी करके, समझ रहे हैं ना सॉरी, मतलब कि आपको ये ABC और BCD को आपको क्या करना है, पैरेलल सिद्ध करना, बराबर सिद्ध करना है। हाँ, तभी तो आपका जो रेखा है वो पैरेलल सिद्ध होगी, AB और CD। तो आप यहाँ पे लिखिए, आप पहले कोण 1 और 2 की योगफल निकाल लीजिए और फिर बाद में कोण 3 और कोण 4 का योगफल निकाल के बराबर सिद्ध करिए कैसे भी करके। पहले कोण 1 और 2 का योगफल निकालता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोण यानी कि 1 + 2 का योगफल यानी कि कोण ABC निकालता हूँ, ठीक है। मैं कोण ABC निकालूँ यहाँ पे, अरे यार ये तो चल भी नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ पे कोण ABC अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कोण ABC बराबर है कोण 1 प्लस में कोण 2 और
जो कोण 2 है कोण 1 के बराबर है, इसलिए हम कोण 2 की जगह क्या लिख देंगे, कोण 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोण 2 और कोण 1 इसमें बराबर है। कैसे भैया, समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, समीकरण नंबर 4 से कोण 2 कोण 1 आपस में बराबर है, तो इसलिए कोण 1 लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा कोण ABC का मान बराबर में 2 ऑफ एंगल 1। ठीक है, मतलब एक और एंगल एक जुड़ेंगे, 2 एंगल 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसी प्रकार कोण BCD का मान निकालिए। मैं ABC और BCD को कैसे भी करके बराबर सिद्ध करना है, आपको ये ध्यान में रखना है। यहाँ से कोण BCD बराबर में आ जाएगा, कोण BCD बराबर में कौन कौन से है, कोण 3 प्लस में कोण 4। अब ध्यान से देखिए, कोण 3 और कोण 4 समीकरण नंबर 4 से कोण 1 के बराबर हैं। मतलब कि आपको दो यही आपको ABC और BCD को बराबर सिद्ध करना है। उसके लिए आपको BCD का मान इसके बराबर करना होगा 2 ऑफ एंगल 1 के। तो ध्यान से देखिए ना, कोण 3 भी कोण 1 के बराबर है, कोण 4 भी कोण 1 के बराबर है। तो आप लिख दीजिए, कोण 3 की जगह कोण 1 लिख दीजिए, कोण 4 की जगह कोण 1 लिख दीजिए। समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से अब फिर से यहाँ पे कोण BCD बराबर में आ जाएगा 2 ऑफ एंगल 1। RHS बराबर है तो LHS अपन बराबर होंगे। तब यहाँ लिखा, इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 5, इसे समीकरण नंबर 6। यहाँ पे लिखिए समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 व 6 से कोण ABC आ जाएगा आपके बराबर कोण BCD के। इसलिए AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है यार ये, बस थोड़ा सा जो आपको लॉजिक लगाना होगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो AB और पैरेलल CD क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही और नए नए वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।